Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, MCQs की series में in the previous videos we talked about clauses, phrases and figures of speech in detail and I hope कि वो videos आपने बहुत अच्छे से देखी होंगी, आपने उन concepts को बहुत अच्छे से clear किया होगा, अपने notes maintain किए होंगे. अगर आपने वो videos नहीं देखी तो आप top right corner से उन videos को access कर सकते हैं, उस playlist को access कर सकते हैं और आपकी आसानी के लिए उन सब वीडियोस के सेपरेट लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज रेफरेंसेस. और रेफरेंसेस का टॉपिक इस हवाले से आसान भी है कि आप 9th-10th में उस टॉपिक को पढ़ के आए हैं और बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है. बट क्योंकि हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की डिस्कशन करेंगे, अब जाहिर है मैट्रिक में कुछ चीज़ें आपने पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन कोर कंसेप्ट इंशाल्लाह वही होंगे. So without wasting any time, let's get started. Students, if we talk about the definition of references, it is basically relationship between words. लेकिन ये कोई ऐसी definition नहीं है जो बड़ी clarity के साथ बताए कि references होता क्या है. तो एक तो ये कि references का उर्दू में कहते हैं हवाला, किसी भी चीज का हवाला. जैसे फिजिक्स में कोई रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है. इसी तरीके से इंग्लिश में, ग्रामर में ये रेफरेंस बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स होता है. अब वर्ड्स से यहां पे मुराद है हमारे पास प्रोनाउन और एंटीसीडेंट. अब ये प्रोनाउन और एंटीसीडेंट क्या होते हैं? प्रोनाउन से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे कि किसी नाउन की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं. वो लफ्ज जिसके लिए प्रोनाउन यूज किया जाए उसको एंटीसीडेंट कहते हैं. इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं. शी इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली. अब इस एग्जांपल में आप देखें कि शी इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली. इसमें ही जो है वो प्रोनाउन है और ही किसका प्रोनाउन है? शीज का. समझ आ रही है? तो यहां पे ही जो है वो प्रोनाउन है. ये जिस लफ्ज का प्रोनाउन है, जिस नाउन का प्रोनाउन है, उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट. ठीक है. तो रेफरेंसेस में क्या होता है कि रेफरेंसेस रिलेशनशिप होता है बेसिकली प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का. अब हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास एक प्रोनाउन मौजूद है, इसका रेफरेंस, इसका एंटीसीडेंट कहां पे स्टैंड करता है, उस टेक्स्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है. उसकी बेसिस पे हम इसकी कैटेगरीज बनाते हैं और फिर इसकी सब कैटेगरीज हम लोग बनाते हैं. तो आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी, इसका एक क्रक्स आपको समझ आ गया होगा. अब मैं इसकी टाइप्स पे आपको लेके चलता हूं. स्टूडेंट्स, रेफरेंसेस की दो टाइप्स हैं. नंबर 1 इज एक्सोफोरिक रेफरेंस एंड नंबर 2 इज एंडोफोरिक रेफरेंस. इफ यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड एक्सो, एक्सो का लफ्जी मतलब ही आउट होता है. आपने केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखे होंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट सिस्टम से बाहर निकल रही होती है. इसके ऑपोजिट है एंडो. एंडो का मतलब होता है इन. ठीक है. एक्सो का मतलब आउट और एंडो का मतलब इन. अगर हम लिंग्विस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपने रेफरेंस को देखना है कि उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट उस टेक्स्ट के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है. अगर उसका आंसर उस टेक्स्ट के अंदर मौजूद नहीं है, आउट ऑफ द टेक्स्ट है, तो हमारे पास एक्सोफोरिक रेफरेंस होगा. और अगर उस टेक्स्ट के अंदर मौजूद है तो वो एंडोफोरिक रेफरेंस होगा. इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. स्टूडेंट्स, एक्सोफोरिक रेफरेंस की एग्जांपल्स देखिएगा. लुक एट दैट एंड सेकंड एग्जांपल इज शी इज कमिंग टुमारो. अब यहां पे लुक एट दैट, उसकी तरफ देखो. किसकी तरफ? यहां दैट एक प्रोनाउन यूज हुआ है. इसका एंटीसीडेंट कहां पे है? ये किस चीज के बारे में बात हो रही है? जो हमें प्रोवाइड किया गया एक टेक्स्ट, उसके अंदर उसका आंसर मौजूद नहीं है. तो ये हमारे पास एग्जांपल है एक्सोफोरिक रेफरेंस की कि इस प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो इस टेक्स्ट के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं मौजूद. तो ये मेरे पास एक्सोफोरिक रेफरेंस हुआ. सेकेंड एग्जाम्पल इज शी इज कमिंग टुमारो. अब यहां पे शी एक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन शी से मुराद कौन है? इसका एंटीसीडेंट या इसका नाउन आप कह दो कि वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौजूद नहीं है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोफोरिक रेफरेंस. बट ऑन द अदर साइड, इफ यू सी एंडोफोरिक रेफरेंसेस, जॉन बॉट अ न्यू बाइक, ही लव्स इट.
अगर मैं कहूं ये ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ही जॉन के लिए इस्तेमाल हुआ है। ही लव्स इट, वो इससे प्यार करता है। किससे प्यार करता है? इट से मुराद बाइक है। तो इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है, इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोफोरिक रेफरेंस। सेकंड एग्जांपल इज सारा कुक्ड बिरयानी। अब हमने तो यहां पे प्रोनाउन बोला था, द डिश स्मेल्ड अमेजिंग। सारा ने बिरयानी बनाई या पकाई, द डिश स्मेल्ड अमेजिंग। अब डिश से मुराद क्या है? बिरयानी। ठीक है, तो आपने देखा कि जो भी हमारे पास लफ्ज यूज हो रहा है उसका रेफरेंस, उसका जो एंटीसीडेंट है वो हमारे पास उस कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोफोरिक रेफरेंस। अब आपने टर्म्स सुनी होंगी एनाफोरिक रेफरेंस और कैटाफोरिक रेफरेंस। अगर हम बात करें एक्सोफोरिक की, तो एक्सोफोरिक में तो एंटीसीडेंट होता ही नहीं है, तो इसको तो डिस्कशन यहीं पे खत्म होगी। जब हमारे पास एंडोफोरिक में एंटीसीडेंट मौजूद होगा तो उसकी दो सूरतें होंगी, या तो वो एंटीसीडेंट पहले होगा या बाद में होगा। तो हम देखते हैं ये जो दो टाइप्स हैं एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंस की, ये बेसिकली एंडोफोरिक की सब टाइप्स हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं एनाफोरिक रेफरेंस और कैटाफोरिक रेफरेंस। अब एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है कि जब एंटीसीडेंट किसी भी प्रोनाउन का उस प्रोनाउन से पहले मौजूद हो, एंटीसीडेंट से पहले, बिफोर, पहले मौजूद हो तो हम उसको एनाफोरिक रेफरेंस कहेंगे। अगर आफ्टर, बाद में मौजूद है तो हम उसे बोलेंगे वो कैटाफोरिक रेफरेंस। अब हमें कैसे याद रहेगा? मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि एबीसी में ए पहले आता है और सी बाद में आता है, तो पहले से मुराद बिफोर और कैटाफोरिक जो है वो सी बाद में आता है। तो आपने ये याद रखना कि ये बाद में होता है। अब इसकी एग्जांपल्स में आपको देके फिर एक दफा समझा देता हूं। स्टूडेंट्स लुक एट द एग्जांपल, आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, इट वाज इनक्रेडिबल। तो यहां पे मेरे पास प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है इट। अगर आपसे पूछा जाए कि इस इट का आंसर इस कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ इस कॉन्टेक्स्ट में तो मौजूद है, इट से मुराद मूवी है। तो इससे पता चल गया कि हमारे पास एंडोफोरिक रेफरेंस है। अब फर्दर आपसे पूछा जाएगा कि ये एंडोफोरिक रेफरेंस है तो क्या ये कैटाफोरिक रेफरेंस है या एनाफोरिक रेफरेंस है? तो आपने देखना कि इस इट से मुराद क्या है? आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, इट वाज इनक्रेडिबल। इट से मुराद है यहां पे मूवी। अब प्रोनाउन से उसका एंटीसीडेंट पहले आया है। ठीक है, ये प्रोनाउन है और ये उसका एंटीसीडेंट है जो पहले यूज हुआ है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है एनाफोरिक रेफरेंस की। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब कैटाफोरिक रेफरेंस की एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी एग्जांपल देखें, नो वन कुड आंसर दैट बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप यहां पे दैट को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, आप इट को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ये इट एक प्रोनाउन है। नो वन कुड आंसर दैट, कोई भी शख्स उसका आंसर नहीं कर पाया, आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब यहां पे दैट से मुराद क्या है? नो वन कुड आंसर दैट, कोई भी शख्स उसका आंसर नहीं कर पाया। किसका? उस सवाल का आंसर नहीं कर पाया। तो बेसिकली इसका जो एंटीसीडेंट है वो इससे आगे मौजूद है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैटाफोरिक रेफरेंस। 9th में तो आपने ये पढ़ा था कि कैटाफोरिक रेफरेंस होता है, एनाफोरिक रेफरेंस होता है, लेकिन आई होप कि अभी आपको समझ आ गया कि ये बेसिकली आया कहां से है। तो स्टूडेंट्स एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं। रेफरेंसेस बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट, और हमने ये देखना है कि वो जो प्रोनाउन यूज हो रहा है उसका आंसर उस टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, यानी कि उसका रेफरेंस उस टेक्स्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर उसके अंदर मौजूद नहीं है तो दैट इज एक्सोफोरिक रेफरेंस, अगर उसमें मौजूद है तो दैट इज एंडोफोरिक रेफरेंस। अब अगर मौजूद है तो ये देखना है कि वो आंसर पहले मौजूद है या बाद में मौजूद है। अगर तो पहले मौजूद है तो दैट इज एनाफोरिक रेफरेंस, और अगर बाद में मौजूद है तो कैटाफोरिक रेफरेंस। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने अक्सर मॉडल पेपर में क्रॉस रेफरेंस की टर्म देखी होगी। अब क्योंकि कैटाफोरिक एनाफोरिक से कहीं ना कहीं हम फेमिलियर हैं, हमने 9th में पढ़े हैं, लेकिन क्रॉस रेफरेंस ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के प्योरली टॉपिक है। नॉर्मली ये 9th में नहीं आता, लेकिन क्योंकि रेफरेंसेस की अंडर हेडिंग हम इसको पढ़ेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए। व्हेन अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट refers to another part of the same text or to a different text for additional information। अब मैं आपको इसको ऐसे समझाऊंगा कि अक्सर आपने ये बुक्स में देखा होगा कि लेट्स सपोज आप फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और बच्चों के कंसेप्ट्स बनाने के लिए, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्या कहा जाता है कि एज यू रेड इन चैप्टर नंबर 5
अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बेसिकली वो कंसेप्ट बनाना चाह रहे हैं कि जैसे आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जिसमें प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं। एंड जब वो लिविंग थिंग्स हैं, दिस मीन्स कि दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो वहां से बेसिकली वो थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे के आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और आपकी प्रायर नॉलेज को यूज करके आगे टेक्स्ट को चलाते हैं। तो उसने रेफरेंस दिया। अब हम छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि 5वें चैप्टर में आपने ये चीज पढ़ी थी अंडर हेडिंग 5.2। 5.2 में आपने ये चीज पढ़ी थी कि लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, दैट मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड। और वो कैसे फूड को बनाते हैं, जिस प्रोसेस से बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो एक चैप्टर में कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और उसको किसी दूसरे चैप्टर, आगे आने वाले चैप्टर या पीछे किसी भी चैप्टर से उसको लिंक किया जाता है ताकि बच्चों को समझ आए कि हाँ जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था या फलां बुक में पढ़ा था। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस। अब डेफिनेशन दोबारा पढ़े, आपको समझ आ जाएगी। व्हेन अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस का टॉपिक अपने ज़हन में रखें और उसको पढ़ाते पढ़ाते स्टार्टिंग में बताया गया रेफर्स टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट। वो भी लिविंग थिंग्स के बारे में था, ये भी लिविंग थिंग्स के बारे में है, लेकिन उसी से फर्दर आगे बात की गई। और टू अ डिफरेंट टेक्स्ट भी हो सकता है, फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ताकि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। तो अगर किसी एक चैप्टर में किसी दूसरे चैप्टर का रेफरेंस दिया कि फलां चैप्टर में आपने ये चीज पढ़ी थी, तो उसकी बेसिस पे फिर वो आगे चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस भी है, वो दो टाइप्स के होते हैं। इसमें हमारे पास इंटरनल क्रॉस रेफरेंस है और एक्सटर्नल क्रॉस रेफरेंस है। अगर तो एक ही बुक के अंदर कोई चीज रेफर की जा रही है या एक ही चैप्टर के अंदर भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपने चैप्टर पढ़ा और आप हेडिंग पढ़ रहे हैं उसकी 6.1, तो आपसे ये कहा जा सकता है 4.1 हेडिंग में आपने ये चीज पढ़ी है, ऐसे भी हो सकता है। या किसी दूसरे चैप्टर को भी रेफर किया जा सकता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल क्रॉस रेफरेंस। और अगर ये कहा जाए कि एरिस्टोटल ने अपनी फलां बुक में कहा था, तो उस एक किताब को या किसी और बुक के रेफरेंस को अगर कोट किया जाए तो दैट इज एक्सटर्नल क्रॉस रेफरेंस। आई होप कि आपको ये क्रॉस रेफरेंस की भी समझ आ गई होगी और एनाफोरिक और कैटाफोरिक और एंडोफोरिक और एक्सोफोरिक की भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इस पे आई डोंट थिंक सो कि इस पे आपको एमसीक्यूज की कोई असाइनमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके बाद जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो उसमें 2-3-4 टॉपिक्स को इकट्ठा करके फिर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा टफ टाइम में दे सकूं, चेक हो कि आपकी जो पहले पढ़ा है वो भी याद है कि वो सब आपने भुला दिया। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।